विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय के तीसरे अध्याय रेशों से वस्त्र तक के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में आपने ऊन के रेशों से ऊन को किस तरह से प्राप्त किया जाता है वहां तक सीखा था। आज इस वीडियो में हम कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में हम रेशम के कीट से रेशम के तंतु किस तरह से प्राप्त किए जाते हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, रेशम यह जानवर रेशे हैं जिन्हें हम रेशम के कीट के कोकून में से प्राप्त करते हैं। रेशम के कीटों को पालन किया जाता है जिसे हम रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। भारत में बड़े पैमाने पर यह उद्योग विकसित किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, आपको एक रोचक बात बता दूं कि रेशम के वस्त्र का उत्पादन लंबे समय से होते आ रहा है, परंतु विद्यार्थी मित्रों, रेशम की खोज किस तरह से हुई इसके विषय में कोई योग्य सबूत हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। परंतु एक दंतकथा के हिसाब से चीन के एक सम्राट थे जिनका नाम था हुआंग टी। उन्होंने अपनी पत्नी सी लुंगची को एक कार्य दिया। उन्होंने देखा कि उनके बगीचे में जो शहतूत के पत्ते हैं उन्हें कई सारे कीड़े खा जाते हैं। सी लुंगची ने जब उन पत्तियों को देखा तो उन्होंने देखा कि उसमें बहुत सारे कीड़े यानी सफेद कलर के ईयर यानी लटे पड़ी हुई है, कीड़े पड़े हुए हैं जो कि पत्तियों को खा रहे हैं और अपने में से एक प्रकार के तंतु उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि एक कीटक उसमें से टूट करके नीचे पड़े हुए गर्म चाय के प्याले में गिर गया और उसमें से मजबूत रेशों का निर्माण हुआ और इस प्रकार रेशम के रेशे प्राप्त हुए। रेशम के रेशों से बनने वाले वस्त्र अत्यंत महंगे होते हैं तथा इनकी बाजार में मांग भी ऊंची होती है। प्राचीन समय में रेशम के बने वस्त्रों का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता था। आइए अब हम रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में बात करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, मादा रेशम कीट अंडा प्रदान करती है। आप इस चित्र की सहायता से मादा और नर दोनों ही प्रकार के रेशम के कीटकों में क्या फर्क होता है उसे देख सकते हैं। मादा रेशम कीट एक अंडा देती है जिसमें से लार्वा निकलते हैं जो कैटरपिलर या रेशम कीट कहलाते हैं। यह आकार में धीरे धीरे वृद्धि करते हैं और जब यह अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं तब उसे हम प्यूपा या कोशिक के नाम से जानते हैं। प्यूपा अपने आसपास एक जाल बना लेता है। यह जाल उसके अपने स्थान में बने रहने में मदद करता है। फिर यह अंग्रेजी के आंट के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाते हैं। सिर की इस गति से कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बने पदार्थ उत्पन्न करती है जो कठोर होकर के सूख जाते हैं और रेशम के रेशे में रूपांतरित हो जाते हैं और इस प्रकार वे प्यूपा बन जाते हैं। इस आवरण को कोकून कहते हैं। कीट के आगे का विकास कोकून के अंदर ही होता है, यानी जो रेशम के कीट हैं वे अपने में से कोकून बनाते हैं जिसमें से रेशम प्राप्त किया जाता है। आप इस चित्र के अंदर इस चीज को भली भांति देख सकते हैं कि किस तरह से प्यूपा का निर्माण होता है। रेशम के धागे का गठन, चिकनाहट और चमक में विविधता देखने को मिलती है। अतः इसे अलग अलग प्रकार के अंदर बांटा जाता है। टसर का रेशम, मूंगा रेशम, कोश रेशम, एरी रेशम, इस प्रकार विविध प्रकार के रेशम के कीट में से रेशम के कोकून प्राप्त होते हैं और उनमें से रेशम को प्राप्त किया जाता है। आप इस चित्र में विविध प्रकार के रेशम उत्पन्न करने वाले कीटकों को देख सकते हैं। भारत में सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। यहाँ पर शहतूत के पौधों पर रेशम के कीटों का पालन किया जाता है जिसके रेशे कोमल, चमकदार और लचीले होते हैं और इन्हें अलग अलग रंगों में रंगा भी जा सकता है। कोकून से रेशम किस तरह से प्राप्त होता है उसकी चर्चा करते हैं। उसके लिए रेशम कीट पालन के विषय में जानना पड़ेगा। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। इन अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट का पालन किया जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि रेशम के कीट के अंडों का पालन कागज की पट्टियों पर या पेड़ पौधों की पत्तियों पर किया जा सकता है। इन अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों पर रखा जा सकता है। यह पालक अंडों को स्वस्थ स्थितियों में उचित तापमान और आर्द्रता की अनुकूल स्थिति में रखते हैं ताकि यह अंडे खराब ना हो जाएं और इसके कीटक मर ना जाएं। अंडों को योग्य तापमान पर गर्म रखा जाता है जिससे अंडे में से लार्वा निकल आए। अब इस लार्वे को शहतूत के वृक्ष की पत्तियों के साथ रखा जाता है। यह लार्वा उस पत्तियों को खाते रहते हैं, दिन रात खाते रहते हैं और अपना आकार बड़ा करते रहते हैं।
इसके लिए उन्हें बांस से बनी स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। यह शहतूत के पत्तों को खा करके अपने आकार को बड़ा करते हैं और अपने जीवन चक्र में रेशम उत्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। लगभग 25 से 30 दिन बाद कैटरपिलर या लार्वा खाना बंद कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद वे कोकून बनाने के लिए बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी सी जगह रखी जाती है जिसमें रेत या टहनियां रख दी जाती है जिसके साथ कोकून जुड़े रहते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि रेशम के जो कोकून हैं वे किस तरह से बांस की टोकरियों में बने हुए रेत के साथ चिपक गए हैं। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकून की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकून को धूप में रखकर सुखा दिया जाता है या फिर उसे पानी में उबाल दिया जाता है या पानी की भाप में रखा जाता है जिससे रेशम के रेशे उसमें से अलग हो जाते हैं। प्राचीन समय से ही इस तीनों प्रकार की पद्धतियों का उपयोग किया जाता आ रहा है। उसमें रेशम के कोकूनों को धूप में सुखाया जाता है या उसे उबाला जाता है या उसे पानी की भाप दी जाती है जिससे रेशम के रेशे अलग हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग में लिए गए कोकून में से रेशम निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रहम। इस प्रक्रिया में कोकून में से प्राप्त होने वाले रेशम के तंतुओं को धागों के अंदर रूपांतरित कर दिया जाता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि रेशम से रेशम के धागों को बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को मशीनों द्वारा किया जाता है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के रेशों को कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। बाद में इन्हें बुन करके विविध प्रकार के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से रेशम के कीट में से रेशम के तंतुओं को प्राप्त किया जाता है और विविध प्रकार के रेशमी वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। आज के इस वीडियो में हमने रेशम से किस तरह से रेशम के तंतु प्राप्त किए जाते हैं और उनमें से वस्त्रों का निर्माण किया जाता है उसके विषय में जानकारी प्राप्त की। आशा करता हूं कि आपको जांतव तंतुओं के विषय में बहुत सारी माहिती प्राप्त हो चुकी होगी। आप इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें ताकि वे भी इसे देख करके और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम अपलोड करें तब आप उसे देख करके अच्छे से सीख सकें।